हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बातें करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। लेकिन उसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में हमने लास्ट एप्लीकेशन जो आपसे डिस्कस किया था वो था एमीन्स का बेसिक ऑर्डर। आइए एक दो प्रॉब्लम्स पे बातें कर ले एमीन्स के बेसिक नेचर के बारे में एंड देन वी स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपके बोर्ड पे देख सकते हो कि दो प्रॉब्लम मेंशन किए गए हैं एमीन्स के बेसिक नेचर के, और वो आपसे पूछ रहा है बताओ इन दोनों में किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। इन चारों में आपको ऑर्डर बताना है किसका बेसिक नेचर का। तो आपके सामने जो क्वेश्चन गिवन किया गया है, एक बार जरा सा सोच लें हमने बातें क्या की थी। मैंने आपको बताया क्या था, हमने क्या क्लियर किया था। हमने क्लियर किया था कि अगर आपके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है एयर या एक्वस, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे इन एक्वस सोल्यूशन। पहली बात तो ये मान लेंगे कि जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, एक्वस होगा, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या माननी है कि अगर आर ग्रुप क्या है, मेथाइल है। आर ग्रुप क्या है हमारा, मेथाइल है। तो ऑर्डर क्या रखा गया था, अगर मेथाइल लिया गया था तो ऑर्डर लिया गया था 2 सबसे आगे, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। इसके अलावा अगर R ग्रुप क्या था, C2H5 था, तो आंसर क्या था 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया। ये बातें बता चुका हूं। एक और एडिशनल पॉइंट कर लेते हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं CH3NH2 ज़्यादा बेसिक होगा या CH3CH2NH2, तो आप बताओगे दिस सिस्टम इज मोर बेसिक। सेम अगर मैं आपके सामने रखूं CH3NCH3H, ये ज़्यादा बेसिक होगा या CH3CH2NCH2CH3, ये ज़्यादा बेसिक होगा। अगर मैं आपके सामने ये रखूं क्या, CH3CH3CH3, या मैं आपके सामने रखूं CH3CH2NCH2CH3NCH2CH3, और मैं पूछूं इनमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो आप कहोगे ये ज़्यादा बेसिक होगा। दैट इज अ बेसिक थिंग। आइए क्लियर करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपके सामने अमीन है, कौन सी, एथाइल वाली, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और मुझसे कह रहा है कि बताओ इनका ऑर्डर क्या होगा। तो मुझे ये बताइए इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। आप कहोगे 2 डिग्री, मतलब बी और ए में जो मैं सोच रहा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, बी और ए में तो बी बड़ा होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सी और डी में कौन बड़ा होगा, तो आप कहोगे ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कम होता है 1 डिग्री से अगर मेथाइल होता है तो। मतलब ये मुझे मालूम है कि डी बड़ा है सी से। अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, मैं पूछूं ए और डी में कौन बड़ा होगा, आप कहोगे ए बड़ा है क्योंकि एथाइल वाला है, मतलब ए बड़ा है डी से। अब आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस मतलब आपको क्या सर्च करना है कि किसमें ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती हुई मिल रही है। मोस्ट प्रोबेबल ऐसा एक ही ऑप्शन होगा कि अपना आंसर आप ढूंढ सकते हो। अगर आपने 2 चीज़ भी ढूंढ ली होगी तो आपको मिल जाएगा अपना आंसर, लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं सोच सकता था। मैं कंपेयर नहीं कर सकता था 3 डिग्री को कि 3 डिग्री कैसा होगा और 1 डिग्री कैसा होगा। तो इसकी कंपैरिजन में प्रॉब्लम हमारे सामने है, लेकिन इनके में कंपैरिजन में प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कहोगे, बी ए से ज़्यादा है, ए डी से ज़्यादा है और डी सी से ज़्यादा है, मतलब ट्रेड ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बी, उसके बाद कौन, ए, फिर कौन, डी, और फिर कौन, सी। सो वी हैव द ऑर्डर बी ए डी सी। आइए सेकेंड फॉर्म पे आते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, मेथाइल 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस बारी तीनों इथाइल दिए हुए हैं। मैं अभी आपके सिस्टम में एनिलीन यानी बेंजीन रिंग नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने रेजोनेंस अभी डिस्कस नहीं किया आपसे। मैं सिर्फ इंडक्टिव वाले टॉपिक पे ही क्वेश्चन ले रहा हूं। आगे हम बेसिक नेचर पे बातें करेंगे, जहां मैं और इसी क्वेश्चन में एरोमेटिक सिस्टम को भी जोड़ दूंगा। तो मैं यहां पे अगर पूछूं बताइए यहां पे आंसर क्या होगा, तो आप क्या करते, तो आप कहते ईजी है, हमारे पास 1 डिग्री 1 डिग्री है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और 1 2 3 में कौन बड़ा होगा, 2 3 1। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है,
3 डिग्री, उसके बाद कौन सा होना चाहिए? आपने कहा बी आंसर होगा और लास्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सो ये क्या है? ये है एमीन्स का बेसिक नेचर ऑर्डर, जो आपको समझ में आना चाहिए था कि एमीन्स का बेसिक ऑर्डर होता किस तरीके से है और किस तरीके से हम उसे क्लियर करते हैं। क्लियर होगी बातें? आइए डिस्कस करने जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, अभी तक हमने एक इफेक्ट डिस्कस कर लिया आपसे, इंडक्टिव इफेक्ट, जहां बताया गया कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? एक परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज जस्ट अ टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों टेम्परेरी है? क्या रीजनिंग है? किस तरीके से आपको मिलेगा? कहाँ नीड पड़ेगी? वो सारी बातें हम अब आपसे जानने जा रहे हैं। देखो बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रिएजेंट। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं या जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जो रिएजेंट्स हैं हमारे, वो रिएजेंट्स जब किसी ऐसी स्पीसीज पर अटैक करते हैं जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो होता क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो वो रिएजेंट की तरफ चले जाते हैं या तो उससे दूर चले जाते हैं। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का नाम दिया जाता है। आइए इसे क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने मान लीजिए एक एल्कीन को ले लिया, द मोस्ट सिंपलेस्ट एल्कीन, हमने इथीन को ले लिया, और अब इस इथीन पर हमने एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए एक रिएजेंट ऐड किया। मान लीजिए हमने इसमें HBr को ऐड किया, तो होगा क्या रिएक्शन में? तो इस रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम सिर्फ वो क्लियर करने जा रहे हैं, स्टेप 1 की बात, कि सबसे पहले क्या होगा इस रिएक्शन में। तो आप बताओगे क्या कि जो मेरे पास एल्कीन है, आप जानते हो एल्कीन्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? लूजली हेल्ड बॉन्ड है। अगर लूजली हेल्ड बॉन्ड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इजीली प्रोवाइड कर सकता है किसी दूसरे सिस्टम को। यानी एल्कीन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। तो HBr जब आपने ऐड किया, तो HBr का कौन सा पार्ट इस सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो आप बताओगे कि स्टेप 1 इस पर अट्रैक्ट होगा H+, Br नहीं होगा। कौन होगा? H+। और अगर इस पे H+ अटैक करने आ रहा होगा, तो H पर हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा अटैक करने, तो क्या होगा? इसे आइए एक बार क्लियर कर लेते हैं एक बेसिक फॉर्म में कि होगा क्या। मेरे पास एल्कीन है और एल्कीन के पास पहुंचा कौन? इलेक्ट्रोफाइल पहुंचा। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या बोला एल्कीन से कि मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, तुम इलेक्ट्रॉन रिच हो, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दो। एल्कीन ने इसकी हेल्प करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सोची, लेकिन फिर हेल्प क्यों? नॉर्मली कोई भी इस तरीके से तो हेल्प नहीं करता आजकल कि उसका प्रॉफिट ना हो रहा हो उसमें। तो यहां पे एल्कीन का क्या कोई प्रॉफिट है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग करने में? तो आप बताओगे हाँ फायदा है। क्या फायदा? जस्ट पॉइंट आउट कि इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। मैंने अभी बताया पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। मतलब अगर बॉन्ड वीक है, मतलब ये सिस्टम का पाई बॉन्ड के कारण सिस्टम की स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा? वो इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो नॉर्मल बात है, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने में आपने एनर्जी दी, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी पहले से कम हो गई, क्योंकि ज्यादा एनर्जी बाहर चली गई। और आप जानते हो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो एल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा।
इस बॉन्डिंग के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड सिग्मा पाई है तो कोई लड़ाई नहीं है, मान लो ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को बनाने के लिए हुआ क्या होगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ने आपस में शेयरिंग की होगी और बॉन्ड बना होगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल पहुंचा तो किस कार्बन के पास पहुंचा, पहले या दूसरे, तो दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर एक जैसे नहीं होते तो क्या करते, तो मैं आपको बताऊंगा आगे मार्कोनिकॉफ रूल और मैकेनिज्म पाथ को समझाने के लिए। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो जब ये पहुंचा पाई बॉन्ड की तरफ, तो इस कार्बन ने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड्स को, क्योंकि अगर वो इससे डिमांड करने पहुंचा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो इस कार्बन ने इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसमें बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट कुछ ये हुआ कि इस कार्बन के साथ क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही रह गया, देखिए मैं शो कर रहा हूं। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास पहुंच गया, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंच गया। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब उसका चार्ज फिनिश हो गया। लेकिन इस पूरे केस में लॉस किसका हुआ, इस कार्बन का, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और जब इस पे पॉजिटिव आ गया तो अब जो Br हमारा था, Br मतलब कौन, जो न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ होगा वो इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। और यदि वो इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा तो हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये जो रिएक्शन आपने शो किया, इसमें आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को डिवाइड करूं तो 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हो, प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई का मतलब होता है व्हेन द पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स रिएजेंट, और ये कब होगा, व्हेन द रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरी कंडीशन क्या बता रहा हूं मैं आपको, दूसरी कंडीशन बना रहा हूं मैं कि माइनस ई का मतलब क्या होगा, when the reagent are away from, pi electrons move away from the reagent, and this possibility is only when the species is nucleophile। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। तो यहां पे अगर मैं HBr जोड़ूंगा तो क्या होगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा, एक कार्बन पे Br लग जाएगा, लेकिन पहले कौन गया, पहले जाएगा H+, पहले कौन जाएगा, H+। और अगर पहले H गया और बाद में कौन आके जुड़ गया, और बाद में Br आके जुड़ गया, तो ये रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। किस टाइप का एडिशन, तो आप बताओगे कि पहले कौन गया, आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल, तो मैं कहूंगा कि ये रिएक्शन जो है ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। अंडरस्टैंड, मतलब एल्कीन्स के ऊपर अगर मैं पूछूं कि कौन से रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले जाएगा, प्लस ई इफेक्ट के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो बात हो गई एल्कीन के बारे में, आपने इस पे HBr जोड़ा और हमारा रिएक्शन फॉर्म हो गया। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि माइनस ई इफेक्ट को भी समझ लेते हैं कि माइनस ई इफेक्ट क्या होगा, तो क्या मैं आप पूछ सकता हूं क्या Br पहले अटैक कर सकता था, तो आप कहोगे चांसेस तो नहीं दिखते, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण Br इस पर जल्दी अटैक नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एल्कीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हो पाते या उनके चांसेस इतने कम क्यों हो जाते हैं, तो आप बता सकते हो ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब पहले कौन जाए, न्यूक्लियोफाइल जाए। और न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि पाई बॉन्ड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल उसके पास आएगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर रिपल्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी नहीं जा पाएगा। हाँ, एल्कीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन बेसिकली एल्कीन्स के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस जो हमारे होते हैं, वो सभी रिएक्शंस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बहुत कम चांसेस हैं कि एल्कीन्स के ऊपर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दिख जाए। क्लियर है बातें। तो ये था क्या, एल्कीन का हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक पर्टिकुलर पार्ट। चलिए देखिए, एक प्रॉब्लम आपके सामने पूछा, अभी मैंने कुछ बातें आपको की, उसी से लिंक कर रहा हूं मैं। एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब तो समझ आ गया ना, पहले कौन अटैक करने जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो मान लो मेरे पास एक एल्कीन है,
और मेरे पास एल्काइन है और इस पर दोनों पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है। मैं यहाँ पे टिक करने वाला हूँ इसका आंसर कि एल्कीन है या एल्काइन। आप भी सोचो कि इन दोनों में किस पर इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद जब ओपन कीजिएगा तो आपको अपना आंसर मिलेगा और आप क्लियर कर सकोगे कि हाँ मैं जो सोच रहा था वो गलत हो गया या मैं सोच रहा था वो सही हो गया। तो आइए हम कवर करते हैं इसे। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो आंसर होता है एल्कीन। कुछ ने एल्काइंस भी सोच लिया। क्यों सोच लिया? बहुत सिंपल सी बात दिख रही थी, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो अगर 2 पाई बॉन्ड है सिस्टम के पास, इसका मतलब आप क्या बोलते हो कि पाई बॉन्ड तो ज़्यादा है और पाई बॉन्ड ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा होगी ना। देखिए बेटे, यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में नहीं, हम बातें कर रहे हैं कि इन दोनों में किसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेटर होगा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन जस्ट इनवर्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जानते हो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज और ये कार्बन क्या है sp2, इसका s करेक्टर ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब इस पे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा कंपेयर टू दिस। तो एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू एल्काइंस। आइए इसे और तरीके से क्लियर करते हैं। मैंने जो एल्कीन लिया उस पर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेज रहा हूँ अटैक करने के लिए। दोनों कार्बन एक जैसे हैं ना। मान लो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल पहुंचा तो क्या कहेगा इस कार्बन से कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, वो पाई बॉन्ड को इधर ले आएगा, लॉस इसका होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आइए यहाँ भी सोचते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा तो क्या होगा। तो आप कहोगे चलो फिर सोच के देखते हैं कि अब क्या होगा। अब तो इस कार्बन के पास तो एक ही हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसने अपना एक बॉन्ड कम किया, इसको दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बने हमारे? ये हमारे बने इंटरमीडिएट्स। और जब हमारे सामने इंटरमीडिएट बन के आ गए तो मैं बात करूं कि बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये तो 1 डिग्री होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, ये विनाइल कार्बोकैटायन है और 1 डिग्री और विनाइल में विनाइल ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री। तो आपको अपना आंसर याद रखना पड़ेगा बेटे, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल थे। sp के कारण क्या हुआ था, विनाइल की स्टेबिलिटी कम हो गई थी। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल होंगे तो जल्दी अटैक होगा ना, क्योंकि नेचर किधर जाना चाहता है, जस्ट टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो वो कहाँ जाना चाहेगा, 1 डिग्री की तरफ जाना चाहता होगा। तो कहने का मतलब है एल्कीन्स और एल्काइन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए? आंसर क्या होगा, एल्कीन। चलो मैं आपसे फिर पूछ लूँ कि चलो बताओ मुझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे जल्दी होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा, किस पे जल्दी होगा? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले अटैक कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में किसके पास न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो ये कौन सा सेंटर ज़्यादा रखता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, कम है, यानी एल्कीन के कंपैरिजन में एल्काइंस के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी होता है। तो जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन को भी पढ़ूंगा, एल्काइंस को भी पढ़ूंगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ज़्यादा फोकस हमारा एल्काइंस के रिएक्शंस पे होगा। एल्कीन्स के रिएक्शन सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही शो करेंगे, नॉर्मल नहीं शो करते हुए दिखेंगे। लेकिन एल्काइंस नॉर्मल कंडीशंस में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आगे। वेट कीजिए, वो रिएक्शंस भी हमारे सामने जल्दी ही आएंगे। लेकिन अभी ये बात समझिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज़्यादा जल्दी किस पे होता है, एल्कीन्स पर, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे जल्दी होगा, एल्काइंस पर जल्दी होगा। एक और क्वेश्चन अब आपसे, इसका आंसर आप मुझे लिख के भेजेंगे। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जल्दी होगा या बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी होगा, वो क्लियर करके दीजिएगा मुझे कि किसका एडिशन जल्दी होगा बेंजीन के ऊपर। चलिए, प्लस ई हमने क्लियर कर लिया। प्लस ई क्या था, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चला जाएगा। अब
पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने वाला कौन है? हमारा न्यूक्लियोफाइल। और अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा तब क्या होगा, इसे क्लियर करते हैं। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि RCN जो है इस पर क्या न्यूक्लियोफाइल जा पाएगा, तो आप कहोगे कि इस कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सिस्टम दिख रहा होगा, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए पहुंच सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही रिच है। खुद रिच होने का मतलब इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो कार्बन से कहेगा कि आओ मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। कार्बन परेशान क्यों है? नाइट्रोजन के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो नाइट्रोजन को कहेगा बाय बाय, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन को दे देगा। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल आया तो जब उसे दिखा कि न्यूक्लियोफाइल से वो बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया। रिजल्ट क्या हुआ? RC डबल बॉन्ड, यहां कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। इस नाइट्रोजन को बाहर से क्या मिला? ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ये इसका खुद का था, तो इस इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और इस पे आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, 2 और दिखा सकते हो जो पहले से इसके पास एक लोन पेयर होगा। तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। अब कौन आएगा अटैक करने? इलेक्ट्रोफाइल। किसके ऊपर आएगा? इधर आ जाएगा। वैसे एक और एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ले रहे हैं कीटोन के ऊपर। ये एल्डिहाइड ले लिया, चलिए हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, और इस पर भी हम सबसे पहले किसे भेज रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। इस पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं भेज रहे? याद रखो बेटे, जब पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं किसी पोलर सिस्टम में, तो वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, तो मोस्टली जो रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल से शुरू होते हैं। जैसे RCN हो गया, कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, इनके ऊपर जो भी रिएक्शंस होगा, या जब आप एस्टर्स पढ़ोगे, एनहाइड्राइड्स पढ़ोगे, तो उनके ऊपर भी पहला जल्दी अटैक न्यूक्लियोफाइल का ही होता है। तो यहां पर भी कौन अटैक करने पहुंचेगा? न्यूक्लियोफाइल पहुंचेगा। किस पर? फिर से बताओ कहां पहुंचेगा? ये कौन सा सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल यहां पहुंचा, रिजल्ट क्या होगा? कार्बन कहेगा तुम मेरे साथ बॉन्ड बना रहे हो, तुम बाहर जाओ। और ऐसी कंडीशन में RCH, ऑक्सीजन को, पहले से ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, 2 और आ गए, उन 2 में से एक किसका था? कार्बन का। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन कार्बन का मिला तो -4 दिखा दिया, और इसके साथ कौन जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पे प्लस आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास एक और। ये कौन सा रिएक्शन था? -E इफेक्ट था। व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल आर मूव टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, द पाई इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द रिएजेंट, एंड दिस कॉल्ड व्हाट? -E इफेक्ट। तो ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ोगे तो आपको बहुत बार लगाने होंगे। है क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रिएजेंट। अब रिएजेंट कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा? टुवर्ड्स। और अगर रिएजेंट कौन सा? न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा? अवे फ्रॉम द रिएजेंट। तो ओवरऑल ये इफेक्ट जो मैंने आपसे बातें की, मैंने इसे टेम्परेरी इफेक्ट इसीलिए कहा था। टेम्परेरी का मतलब यहां पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल आया तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। वैसे कीटोन में भी क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया तो शिफ्ट हो गया। इसी कंडीशन में एल्कीन और एल्काइन पे भी आपने देखा, और ये बातें थी टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में जो हमने यहाँ पे क्लियर करनी थी। तीसरे इफेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ। इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। अभी तक मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बता दिया, दोनों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सभी के सारे छोटे बच्चे हैं कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और अगर आपको ये इफेक्ट नहीं आता, इसका मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब अपनी बातों को नहीं क्लियर कर पाओगे। हमें इस रेजोनेंस इफेक्ट में कई बातें करनी है। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट में रेजोनेंस का क्या मतलब है, ये इफेक्ट आया क्यों, हमने क्यों इसके बारे में सोचा। दूसरी बातें, हमें कैसे पता चल जाएगा कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं। जैसे इंडक्टिव +I -I था, वैसे क्या रेजोनेंस भी होता है? तो हाँ जी, रेजोनेंस के भी +R और -R इफेक्ट पढ़ने हैं, जिसे हम +M और -M भी कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से।
इसके अलावा रेजोनेंस की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किसी सिस्टम में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ होगा। इसके अलावा मैं रेजोनेंस की हेल्प से बताऊंगा आपको एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स ग्रुप क्या होते हैं। इसी रेजोनेंस पे मैं बातें करूंगा आपसे बेंजोइक एसिड और फिनॉल के एसिटिक ऑर्डर्स के बारे में, सेम एनिलीन के बेसिक ऑर्डर के बारे में, जहां ऑर्थो इफेक्ट पे भी डिस्कशन होगा। इसी रेजोनेंस की एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा एरोमेटिक नेचर, एंटी एरोमेटिक नेचर और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनमें भी। इसी रेजोनेंस की हेल्प से हम टॉटोमिज्म को भी समझने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल ये रेजोनेंस आपको हेल्प करेगा टू एक्सप्लेन रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी, जो न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो काफ़ी कुछ बातें करनी है रेजोनेंस के बारे में, तो वो जो नेक्स्ट क्लासेस अब आपकी आएंगी वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी ये क्लासेस देखी हैं और आपको ये क्लासेस भी देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपने नहीं देखी रेजोनेंस की क्लासेस तो आपकी कई बातें छूट जाएंगी। ये प्रॉमिस होगा कि जितनी भी क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलती हैं उन सभी से कुछ आपको अलग बातें मिलेंगी। वो सारे एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे जहाँ सिर्फ लिख दिया जाता है एक्सेप्शनल केस, लेकिन रीजनिंग नहीं बताई जाती। वो सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अबाउट रेजोनेंस के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे बातें करने वाले हैं अबाउट अ हेडिंग रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसे आगे जोड़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।